नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है, हम देख रहे हैं कहानियाँ और उसमें लगभग सभी कहानियाँ हो चुकी है। हमारी शेष 3 कहानी बची थी। उनमें से अपना-अपना एक भाग्य, परिंदे और एक कहानी राही, यह 3 कहानियाँ हैं। तो आज हम कहानी देख रहे हैं अपना-अपना भाग्य जैनेंद्र कुमार की, और इसका पहला भाग हमने अपलोड किया है इसी चैनल पर। उसकी लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। पिछले भाग में हमने कहानी यहाँ तक देखी थी कि जो लेखक के जो दोस्त है वह वकील दोस्तों के पास उस लड़के को लेकर जाते हैं। तुम्हें नौकर चाहिए था और हम नौकर ले आए हैं। और वह कहता है कि एक दोस्त, मैं जानता हूँ कि यह लड़का बेईमान नहीं होगा, बेईमान नहीं हो सकता, यह जानता, क्योंकि एक सहज सी बात है कि बेईमान होता तो पीछे की वीडियो में देखा कि हमने बेईमान होता तो वह उस तरह लाचारी से ठंड में नहीं घूमता, यहाँ तक देखा था। और उसके आगे का भाग आप इस वीडियो में देखेंगे। आज ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में गुल छुपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब है, उठा लाए कहीं से कहीं कहीं से, लो जी यह नौकर। यानी जो वकील जो साहब है, वकील साहब कह रहे हैं कि तुम्हें पता नहीं है, पहाड़ी लोग बड़े शैतानी किस्म के होते हैं, इनके बच्चे बच्चे में गुण छुपे होते हैं, और तुम तो कहीं से इसको यहाँ अजीब से लड़के को लेकर आए हो कहीं से, और कह रहे हो कि यह लो आपका नौकर। ऐसा वह कह रहा है वकील दोस्त। मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। वह जो जो लेकर आया है, वह दोस्त कह रहा है कि यह लड़का, मानिए मेरी बात मानिए, यह लड़का अच्छा निकलेगा, अच्छा कामगार है, या अच्छा रहेगा, अच्छा काम करेगा, ऐसा वह कह रहा है। अभी जी बस खूब है। अ, अरे गैरे को नौकर बना लिया जाए, अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाएगा। यानी वह वकील जो है, वकील कह रहा है कि आप तो किसी को भी नौकर बना कर लेके आए हो, और वह तो आपको अच्छा दिख रहा है, मगर अगले दिन कोई और अच्छी खासी वस्तु लेकर लंपत यानी भाग जाएगा, गायब हो जाएगा, ऐसा वह वकील दोस्त कहता है। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं। अभी जो दूसरा दोस्त है वह कहते हैं कि आप तो मेरी बात मानने ही नहीं रहे हो। कह रहा हूँ यह बेईमानी नहीं करता, अच्छा है, लेकिन आप तो मान ही नहीं रहे हो, ऐसा वह कह रहा है। माने क्या खाक, आप भी जी आप माने क्या खाक, आप भी जी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा, अब हम सोने जाते हैं, और वे 4 रुपये रोज़ के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने झटपट चले गए। यानी जो वकील जो साहब है, वह कहते हैं तुम भी एक अच्छी प्रकार से अच्छी खासी मजाक कर लेते हो, और हम तो अब सोने जा रहे हैं, वकील कहते हैं। और वह जो है वह यानी कितने रुपए, 4 रुपये रोज़ किराए पर जो भी कमरा मिला है उसी पर वह सोने जाते हैं, और वह अंदर चले जाते हैं। वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला, पर कुछ पर पर झट कुछ निराश भाव से हाथ बाहर कर मेरी ओर देखने लगे। यानी जो वकील दोस्त जो थे, वह अंदर चले गए कमरे में होटल के, और जो अन्य जो मित्र था वो होटल के बाहर आकर जेब में हाथ डालकर टटोलने लगा, और निराशा से भाव उत्पन्न हो गई, क्योंकि उसके जेब में उसे कुछ न मिला, और वह लेखक की तरफ एक आश्चर्य भाव से देखने लगे। निराश होकर निराश भाव से लेखक की तरफ देखने लगे। लेखक पूछते हैं क्या है। इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था, अंग्रेजी में मित्र ने कहा, मगर 10-10 के नोट है। तो वह उसको खाने के लिए कुछ पैसे देना चाहता था वह दोस्त, मगर वह अंग्रेजी भाषा में कहा, क्योंकि उस बच्चे को पता न चले कि मेरे पास तो छुट्टे पैसे नहीं है, सभी है मगर 10-10 के ही नोट है, ऐसा वह कहते हैं। नोट ही शायद मेरे पास है, देखो। यानी वह भी कहते हैं मेरे पास भी नोट है, देखो। सचमुच मेरे पॉकेट में भी नोट ही थे।
हम फिर अंग्रेजी में बोलने लगे। लड़के के दांत बीच बीच में कटकटा उठते थे। कड़ाके की सर्दी थी। यानी वह अंग्रेजी में बोल रहे थे, मेरे पास भी छुट्टे पैसे नहीं है। कोई कहता होगा कि मेरे पास भी छुट्टे पैसे नहीं, यदि छुट्टे पैसे होंगे तो दे देते। कि यहाँ अंग्रेजी में क्यों बोल रहे हैं उस बच्चे को? वह जो वहाँ बच्चा खड़ा है उसको बात समझ में न आए, इसलिए वह अंग्रेजी में बोल रहे कि मेरे पास भी 10 के ही नोट है, वो मेरे पास भी छुट्टी नहीं है। ऐसा वो एक दूसरे से चर्चा कर रहे। मित्र ने पूछा, तब? मैंने कहा, 10 का नोट ही दे दो। शक पकाकर मित्र मेरा मुंह देखने लगे। अरे यार, बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है, पास में उतने पैसे तो नहीं है। यानी वह लेखक का जो मित्र पूछता है, तब यानी क्या, आप क्या करेंगे? तो वह लेखक कहता है, तो 10 रुपये ही दे दो। तो वह मित्र जो कहता है, मन में, हृदय में बहुत प्रेम है, हृदय में बहुत दया है, मगर उस दया के हिसाब से मेरे पास भी उतने पैसे नहीं है जितने क्योंकि उनको मैं 10 रुपये दे दूँ, इतने मेरे पास भी पैसे नहीं है, मगर हृदय में दया है जितनी, उतने पैसे नहीं है। ऐसा वह कहते हैं लेखक के दोस्त। तो जाने दो, यह दया ही इस ज़माने में बहुत है। मैंने कहा। मित्र चुप रहे, जैसे कुछ सोचते रहे। फिर लड़के से बोले, अब आज तो कुछ नहीं हो सकता, कल मिलना। वह होटल डी पब जानता है, वही कल 10 बजे मिलेगा। यानी वह लेखक का दोस्त उस लड़के को कहता है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तुम जा सकते हो और कल तुम मिलो। होटल डी पब नामक जो होटल का नाम है, उस होटल का नाम है होटल डी पब। होटल डी पब पर मिलने के लिए वह लड़के को कहते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुम तो जानते ही हो, कल 10 बजे वही होटल पर हमें तुम मिलना। ऐसा वह उस लड़के को कहते हैं लेखक के दोस्त। हाँ, कुछ काम देंगे हुजूर? वह बच्चा पूछ रहा है। हाँ, मिलता हूँ, लेकिन कुछ काम तो दोगे ना हुजूर? हाँ हाँ, ढूंढ दूंगा, तो जाऊँ। यानी वहाँ बच्चा, वहाँ लेखक का बच्चा एक, अभी उसको मजबूरी है, तो मजबूरी के कारण बच्चा पूछ रहा है, तो कुछ काम तो मिलेगा ना हुजूर, कुछ काम तो दोगे ना आप? तो लेखक का दोस्त कहता है, हाँ हाँ, ढूंढ दूंगा, यानी वहाँ भी खोज कर दे दूंगा, ऐसा कहते हैं। तो मैं तो जाऊँ? वहाँ बच्चा बोल रहा है, तो जाऊँ, यानी वहाँ बोल रहा है तो जाऊँ। हाँ। ठंडी मांस खींच कर मित्र ने कहा, कहाँ कहाँ सोएगा? यानी वहाँ ठंड में मित्र ने पूछा कि उसको, तू कहाँ सोएगा? यही कहीं बेंच पर, बेड के नीचे, किसी दुकान की भट्टी में। तो वहाँ बच्चा बोलने लगा, यही किसी बेंच पर या किसी दुकान की भट्टी के नीचे, यही कहीं पर मैं सोऊंगा, क्योंकि घर तो नज़दीक नहीं था, यहाँ से 5 कोस दूर उसका गांव था, तो वो जाने के लिए भी व्यवस्था नहीं थी, पेट में खाना भी नहीं है, भूखा है बेचारा, सर्दी के मारे यही कहीं सोऊंगा, ऐसा उन्हें कहता है। बालक फिर उसी प्रेत गति से एक और बढ़ा और कोहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। यानी यहाँ पर जो बच्चा जो था, वह बालक उस कोहरे में गायब हो गया। कोहरे में कहाँ चला गया पता नहीं, लेकिन अभी यह होटल की तरफ आ रहे थे, तो हवा तेज, ठंड से हवा तेज चल रही थी। जो इन्होंने कोट पहने थे, उस कोट में से हवा अंदर आकर एक तीर सी छू रही थी, एक तीर सी लग रही थी। और इनको यह कोट के अंदर से हवा इतनी तेज तीर के समान लग रही है, तो एक विचार करो कि उस बच्चे के बदन पर तो कुछ भी नहीं है, उसको कितनी ठंड लगती होगी, उसको वहाँ हवा कितनी तेज गति से लगती होगी। यह एक विचार कीजिए, मन में एक मार्मिकता उत्पन्न हो रही है, मैं यदि यह बात बता रहा हूँ तो। सिंडूकते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े हैं। यानी वह किसी मित्र, लेखक के मित्र ने कहा, भयानक शीत है, यानी भयानक सर्दी है, कितनी दर्दनाक यहाँ ठंड है, और उसके पास तो बहुत कम, यानी कुछ अच्छे कपड़े भी नहीं है, ऐसा वह लेखक का मित्र कह रहा है।
यह संसार है यार, मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। यह संसार है यार। अभी वहाँ कैसा है, कह रहे हैं लेखक कि यह संसार है, तो यह संसार किस प्रकार की है, दुनिया किस प्रकार की है, और आजकल की आधुनिकता की दुनिया किस प्रकार की है, यह लेखक बताना चाहते हैं। और वह इतना कहकर लेखक ने जो भी वो फिलॉसफी है, स्वार्थ की फिलॉसफी, यानी वह आधुनिक दुनिया की सच्चाई बताने की यानी फिलॉसफी, जो भी साइकोलॉजी है वह बताते हैं। और कहते हैं कि पहले हम कमरे में जाकर बिस्तर पर लेटकर थोड़ा कुछ चादर ओढ़कर खुद को गर्म कर लेते हैं, खुद के अंदर थोड़ी सी गर्मी उत्पन्न करते हैं, और बाद में दूसरों के बारे में सोचते हैं। ऐसा लेखक यहाँ पर कह रहे हैं। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो या बेहयाई। यानी दोस्त उदास होकर कहता है, लेखक का मित्र कहता है कि स्वार्थ 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 नहीं, उसको लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो या बेईमानी कहो, ऐसा वह कहते हैं। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलारे का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डी पब में नहीं आया। यानी उन्होंने कहा कि तुम दूसरे दिन यानी अगले दिन तुम होटल डी पब के सामने हमसे मिलो, सुबह 10 बजे तुम मिलो, ऐसा वहाँ कहते हैं। लेकिन दूसरा दिन निकल आता है, और दूसरे दिन में वो गुलाम पशु यानी जो गुलामी करने वाला जो बालक था, वह बालक 10 बजे होटल डी पब पर नहीं आया, उनको नहीं मिला। हम अपनी नैनीताल की सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाते बैठे रहने की ज़रूरत हमने न समझी। यानी यह वह बच्चा भी नहीं आया, और वह बच्चा भी इन्हें नहीं मिलने आया। तो लेखक और लेखक के जो मित्र है, इन्होंने भी खुशी खुशी पूरी नैनीताल की सैर की, जो भी देखना था वह देखा, और बच्चे की आस यानी उसकी राह देखने के लिए यह भी नहीं बैठे, और कुछ इनको भी ज़रूरी नहीं लगा। मोटर में सवार होते ही थे कि यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे निठुर कर मर गया। यानी वहाँ गाड़ी पर जा रहे थे मोटर में सवार होकर, तो एक समाचार मिला कि एक पहाड़ी बालक, यानी पहाड़ी गांव से आया था ना वह बालक पेड़ के नीचे कल रात पेड़ के नीचे ठंडी के कारण ठिठुर कर मर गया। यह समाचार लेखक और लेखक के दोस्तों को मिलता है। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चितड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। यानी दुनिया भी कितनी इंसानियत को भूल कर जी रही है दुनिया के अंदर। यानी वह थोड़ी सी कोई मदद करता उसको, तो वह ठंडी के कारण मरता नहीं था। दुनिया ने उसके पास क्या छोड़ा था, सिर्फ वो फटी जो चितड़ों वाली कमीज, धूल खाई हुई कमीज रखी थी, और बाकी कुछ न छोड़ा था। सब कुछ उसके पास से लोच कर लिया था, लूट कर लिया था, बाकी कुछ भी नहीं था उसके पास। अभी भी ऐसी यह जो अवस्था है इस बच्चे की, अभी भी ऐसी अवस्था बहुत से शहरों में, बड़े बड़े शहरों में देखने को मिलती है। अब जाइए कहीं पर भी तो ऐसी अवस्था में बहुत से लड़के, बहुत से छोटे बच्चे तो छोड़िए, बड़े बड़े लोग भी, बड़े बड़े इंसान भी, जो कि 30-40 साल के, 50 साल के, 60 साल के बड़े बुजुर्ग, ऐसे भी बहुत सी देखनी नहीं चाहिए, ऐसी अवस्था में देखने को मिलते हैं बड़े बड़े शहरों में। पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर छाती मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी। यानी वहाँ बताने वाले ने, जिसने भी समाचार बताया, उसने कहा कि छाती पर उसकी मुट्ठी और पैरों पर जो थी वह बर्फ़ की एक हल्की सी चादर, यानी बर्फ़ का एक हल्का सा लेप लगा हुआ था। वह बताने वालों ने बताया, क्योंकि उसके पास तो कोई ये नहीं था, खुद को ओढ़ लेने के लिए चादर नहीं था, चादर तो छोड़ो कोई अन्य कपड़ा भी नहीं था। तो वह जो बर्फ़ गिरने से ठिठुर कर शरीर मर चुका था,
मर चुका था। वह जो बर्फ़ है वह बर्फ़ ही उसके पूरे शरीर पर एक हल्का सा एक लेप की तरह, एक चादर की तरह लिपटा हुआ था। मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शिव के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर लिया था। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि इस समाज में प्रकृति ने खुद ही अपने उस शिव जो था, उस बच्चे का जो मृत शरीर था, उस शरीर पर मानो प्रकृति ने ही सफ़ेद ठंडे कफन का इंतज़ाम किया था उस बच्चे के यहाँ शरीर पर। और वह पूरे पूरे बदन में, पैरों में वह बर्फ़ उसका लेप लगा हुआ था। सब सुना और सोचा अपना अपना भाग्य। यह सब कुछ लेखक ने सुना, सोचा, विचार किया और कहा कि अपना अपना भाग्य। यहाँ पर कहानी का जो नाम है अपना अपना भाग्य, कहानी को सार्थकता प्रदान करता हुआ नज़र आता है। इतना ही नहीं, इस कहानी में बाल विमर्श जो है वह काफ़ी बखूबी चित्रित किया गया है। बाल विमर्श को सफल बनाने वाली कहानी यह कह सकते हैं। जैनेंद्र कुमार यह भी काफ़ी बड़े अच्छे लेखक हैं और इन्होंने सूक्ष्मता के साथ बाल मन की जो समस्या है, बालक या बच्चों का जो शोषण है, उन शोषण को काफ़ी अच्छी तरह से चित्रित किया हुआ इस कहानी में नज़र आता है। इस प्रकार यहाँ हमारी कहानी समाप्त होती है। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।